हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो सबसे पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो देखिए, जो बच्चे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 4 फेब से लेके और 25 फेब के बीच में है, ठीक है, 2025 का जो भी जीडी का एग्ज़ाम दे रहा है, तो उनके लिए हमने एक लास्ट सीरीज जो है लास्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम क्या करवा रहे हैं। देखो, जो 2024 का जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का एसएससी जीडी का वो 53 शिफ्ट में हुआ था। तो उसके जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए थे, उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो हमारे पास 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। और पीवाईक्यू देखिए, आपके लिए लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एसएससी बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू पूछता है, रिपीट करता है क्वेश्चंस को। तो ये हमारी 7वीं क्लास है इस सीरीज़ की। और इससे पहले 6 क्लासेज आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी एक बार देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 6 के 6 क्लासेस का। ठीक है भाई, तो आप उन्हें देख लें। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, क्योंकि आप उन क्लासेस से वंचित ना रह जाएं, इसलिए आपका सब्सक्राइब करना बनता है और अपना बेल आइकन ज़रूर दबा लें। ठीक है भाई, इसके लिए 2-3 क्लासेज और आएंगी, तो वो भी देख लें। हमारे पूरे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है भाई, और पीवाईक्यू को आपको अच्छे से लगाना है। और अब ये लास्ट रिवीजन है भाई आपका। इसके बाद तो देखिए, क्या ही रिवाइज करोगे आप, क्या ही कोई नई चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको, बस प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स लगाने हैं बाकी। और अपना पीवाईक्यू जी के जीएस के लिए पीवाईक्यू का रिवीजन करना है, और जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ना है। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है, क्योंकि इस टाइम पे कुछ बच्चे ना भाई नया पढ़ने लगते हैं। तो नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, जो पढ़ा है आप उसे ही प्रैक्टिस करिए बार 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 बार, और रिवाइज करिए। और इस क्लास में हमारे देखिए 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इससे पहले जो 6 क्लासेज हैं, किसी में मैंने 150 और 200 के करीब कराए हैं, किसी में 120, किसी में 100। तो हम पूरे जितने भी क्वेश्चन आए हैं 53 के 53 शिफ्ट में, वो सारे कर लेंगे। ठीक है भाई, पीवाईक्यू का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी जो है आपसे गारंटी है। बाकी 2024 का हम सारा पेपर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई फर्दर अपडेट्स के लिए। ठीक है, और देखिए इसके अलावा अगर आप देखिए एसएससी जो है सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के अगर पीवाईक्यू देखना चाहते हैं, उनका रिवीजन भी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर डले हुए हैं सारी क्लासेस, तो आप देख सकते हैं। सीरीज़ में वो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है। देखो, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है। तो समवर्ती सूची जो है किस अनुसूची में दी गई है संविधान के, तो ये 7वीं सूची में दी गई है भाई, जो समवर्ती सूची है। बाकी देखिए 5वीं जो है अनुसूची में क्या दिया गया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो है शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरिया एंड जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है और मैनेज दिया गया है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के लिए। 8वीं अनुसूची है जो, इसमें लैंग्वेजेस दी गई हैं, लैंग्वेजेस। ठीक है, 1950 में जो है वो हमारी कितनी लैंग्वेजेस थी, तो 14 लैंग्वेजेस थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको बढ़ा के अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। तो ये 8वीं सूची में दे रखी हैं। बाकी जो 6 जो है 6वीं सूची है, इसमें क्या दे रखा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। स्पेलिंग पे ध्यान ना दें भाई, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें डियर लर्नर्स। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो ये 6वीं सूची में दे रखा है। 7वीं सूची में जैसे कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट जो है सब्जेक्ट है, या फिर यूनियन सब्जेक्ट है, ये सब दे रखा है। समवर्ती सूची जो दे रखी है, ये 7वीं जो है अनुसूची में दे रखी है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, बाकी कितने शेड्यूल हैं, तो 12 शेड्यूल हैं जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, इतना भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या कह रहा है, देखो, केंद्रीय मंत्री डैश ने सितंबर 2022 में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले जो है स्वदेशी रूप से विकसित टीके कार्बावैक्स की घोषणा की। तो ये किसने की थी,
तो ये हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है भाई, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हॉर्नबिल जो पर्व है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई नागालैंड में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब एक आता है जलीकट्टू, जलीकट्टू, तो ये आप मुझे बताएंगे किस स्टेट में मनाया जाता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आप, पूछा गया क्वेश्चन है ये जलीकट्टू वाला भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की डैश जो है पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी। तो जो है बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण जो है राजनीतिक जो है स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उस कारण से जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो शुरू नहीं हो सकी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसे शुरू जो है टाइम पे शुरू नहीं किया जा सका। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी थी उस टाइम पे 1990 जो है 1990 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? तो साक्षरता जो है प्रतिशत की परिभाषा पूछ रहा है भारतीय जनगणना के संदर्भ में। तो ये 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, 7 वर्ष से अधिक। ठीक है, जितने भी लोग हैं वो जो किसी भाषा को पढ़ या लिख सकते हैं। तो ये जो है साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा है जो भारतीय जनगणना के संदर्भ में है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म व्यक्ति और उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्र के संदर्भ में सही ढंग से मेल खाता है? मैंने आपसे कहा था ना, ऐसे जो है मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा, एक जो है पर्सनैलिटी दे देगा और उससे रिलेटेड जो है वाद्य यंत्र दे देगा। तो ऐसे ही पूछ लिया है इन्होंने। तो देखिए आपसे आपको बताना है। तो पहली वाली जो स्टेटमेंट है तोताराम शर्मा, तो ये है पखवाज, पाखवाज बोलते हैं जिसे, पखावज। जाकिर हुसैन नहीं भाई, बांसुरी से नहीं है, बांसुरी से है जो है चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है भाई, तो ये आपका जो है पहली वाली स्टेटमेंट है, ये सही है, केवल फोर्थ इज़ द राइट आंसर। जाकिर हुसैन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, सर्च करिए अगर नहीं आता तो। ठीक है, जितना आप सर्च करेंगे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में उतना आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब वेरी नियर है। तो आप खुद से लिखेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, खुदाई खिदमतगार जो है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको बताना है। तो ये है भाई खान अब्दुल गफ़ार खान। तो रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी ये फेमस था, रेड शर्ट जो है मूवमेंट, ठीक है, इसके नाम से भी ये फेमस था। तो खुदाई खिदमतकार के, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खान, खुदाई खिदमतकार, तो इसको आप ध्यान रखें थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 8। भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान जो है कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तो ये 2 भागों में प्रकाशित किया गया था बॉम्बे प्लान। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसमें से पूछ रहा है डीपीएसपी के अंडर कौन सा नहीं आता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंडर कौन सा नहीं आता है? तो देखिए इसमें ये नहीं आता है विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य का नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो यही है भाई, विधायिका को जो है कार्यपालिका से अलग करना। ठीक है, जुडिशरी से अलग करना है, एग्जीक्यूटिव को, वो दे रखा है जुडिशरी से अलग करना, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव से अलग करना है जुडिशरी को, ना कि विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो ये वाला नहीं दे रखा है, बाकी और सारे दे रखे हैं। कृषि एवं पशुपालन का गठन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और नागरिकों के लिए जो है समान नागरिक संहिता, तो ये भी दे रखा है। आर्टिकल 44 है ये, आर्टिकल 44
अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये जो है 51 है आर्टिकल, और जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना, ये 50 है, आर्टिकल 50। इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखो, वैभव फेलोशिप योजना को लागू करने का जो है उत्तरदायित्व किस सरकारी विभाग के पास है? तो ये जो है फेलोशिप योजना जो लाए थे वैभव, ये इसको लागू करने का जो है उत्तरदायित्व किस जो है सरकारी विभाग के पास है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखो, 15 नवंबर 2023 को डैश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। तो ये कहाँ पे दिखाई गई? तो ये खूंटी झारखंड में दिखाई गई। ठीक है, यहाँ पे इनका इनागुरेशन किया था जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, खूंटी झारखंड से। स्टेटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, करंट से क्वेश्चन कम बनेंगे यहाँ से। ठीक है, तो स्टेटिक पे ज़्यादा ध्यान दें भाई आप। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो यह आपको बताना है वेग का एसआई मात्रक। तो ये है भाई मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो एसआई जो है यूनिट कई बार पूछता है। देखिए, यहाँ पे भी पूछा गया है एसआई यूनिट जीडी के एग्ज़ाम में, और आपका एमटीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, एसआई यूनिट से एक क्वेश्चन आता है। तो मेन जो एसआई यूनिट है, मेन ही पूछता है, मेन जो एसआई यूनिट है उनको आप ध्यान रखें। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से जो है बिहार की गरीबी दर कौन सी है? तो लगभग 33.7% है बिहार की गरीबी दर। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ऊपर वाला पूछ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को एक हार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये भरतनाट्यम को किया गया है भाई। ये नृत्य शैली है भरतनाट्यम, क्लासिकल डांस है जिसको एक हार्य एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में ओरिजिनेशन इसका। कथक का जो है ओरिजिनेशन यूपी से, उत्तर प्रदेश से, ओडिसी का ओडिशा से। ठीक है, और इनका स्टेटस कौन देता है? तो संगीत नाटक अकादमी इनका स्टेटस देती है, और संगीत नाटक अकादमी बनी थी 1953 में। इतना आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टोटल 8 क्लासिकल डांस है। वैसे 9th वाला है सेमी क्लासिकल डांस, सेमी क्लासिकल डांस छऊ जो डांस है। ठीक है, और इसका स्टेटस जो है कल्चरल मिनिस्ट्री ने दिया है। कल्चरल मिनिस्ट्री ने अभी तक जो है संगीत नाटक अकादमी ने इसका स्टेटस नहीं दिया है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें डियर लर्नर्स। ठीक है, तो ये कहाँ होता है छऊ डांस? तो ये पूछा गया है वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। इतना आपको ध्यान रखना, इन तीनों में से एक दिया रहेगा, लेकिन वेस्ट बंगाल ज़्यादा प्रीफरेबल है इसका आंसर जो है छऊ डांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता ग्रांड सन था? तो ये अशोका था भाई। अशोका के बाद कौन जो है अशोका था जो है ग्रांड सन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद जो है कौन आया था? तो ये आया था बिंदुसार। बिंदुसार, चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ के अकॉर्डिंग। जो है मौर्य, देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जो है शासक था। ये देखिए मौर्य जो साम्राज्य था उसका जो पहला शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद आया था बिंदुसार, बिंदुसार, और फिर उसके बाद आया था अशोका, अशोका। ठीक है, अशोका के बाद आए थे दशरथ और कुणाल, दशरथ और कुणाल। ठीक है, कुणाल ये भी जो है इस रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में शासन किया था इन्होंने अशोका के बाद। तो दशरथ और कुणाल, और सबसे लास्ट वाला जो रूलर था इसके बारे में भी पूछता है, लास्ट रूलर। तो ये कौन था? तो ये था बृहद्रथ, बृहद्रथ। इतना आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई ना कोई पूछता रहता है, और मौर्य काल पे उसका ज़्यादा ही फोकस था। 2024 में हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन मौर्य काल का आया ही था। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम अपना क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। तो कथक शब्द का जो है क्या अर्थ है? तो कथक का अर्थ है कथावाचक। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। और ये एक क्लासिकल डांस है, किसका? तो उत्तर प्रदेश का। क्लासिकल डांस तो आपको याद करवा दूंगा मैं बिल्कुल। ठीक है, कथक का मतलब है कथावाचक। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। गीता महलिक जो है किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये ओडिसी के लिए प्रसिद्ध है, नृत्य शैली है ये।
तो क्लासिकल डांस है ओडिसी, ओडिशा का। ठीक है, कच्चीपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्रदेश। और कथक कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। तो इसका जो आंसर है जो है गीता महलिक, किससे एसोसिएटेड है? याद रखना है आपको, ये पूछ सकता है ओडिसी डांस से। ओडिसी, हाँ ओडिसी डांस से एसोसिएटेड है। बाकी क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो बास्केटबॉल में 2 टीमें होती हैं जिनमें प्रत्येक टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं। तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। ठीक है, 2 टीमें होती हैं, एक इधर और एक इधर, ये पूरा मैदान होता है। तो यहाँ पे जो है 5 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, जो यहाँ पे खड़े होते हैं इधर 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 ऐसे। ठीक है भाई, 5 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में, तो टोटल 10 ही हो गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो पहले जो एशियाई खेल हुए थे एशियन गेम्स, तो वो नई दिल्ली भारत में हुए थे 1951 में। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट है, तो इसको आप ध्यान रखें भाई, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? तो पाकिस्तान का भी बताना पड़ेगा भाई हमें। तो फील्ड हॉकी है भाई पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम्स जो है पाकिस्तान का, ठीक है, वो है फील्ड हॉकी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डियर लर्नर्स हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देखो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है भाई, बाकी आप रिवाइज़ करते रहिए। और क्लास कैसी लग रही है आप बताइए, रिव्यू दीजिए कमेंट सेक्शन में, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और क्लास अगर अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, यस लिखें कमेंट सेक्शन में, यस सर। और दूसरा आप देखिए लाइक करें और शेयर ज़रूर कर लें, नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप रह जाएंगे वंचित क्लासेस से। तो इस बात को ध्यान रखें आप। ठीक है, आने वाली क्लासेस डेली 2-3 और बच रही होंगी, आई थिंक 3-4 तो नहीं, 2-3 क्लास और आएंगी इसके बाद। तो हमारे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और सारी क्लासेस को देख लें भाई, 5-6 क्लासेस आ चुकी हैं, 6 के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, 6 के 6 क्लासेस के, ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। ठीक है डियर लर्नर्स, तो PYQ से रिपीट होते हैं क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, 30-40% रिपीट करता है, क्योंकि इतनी शिफ्ट में एग्जाम होगा भाई, रिपीट तो करना बनता ही है उसका। स्टेटिक में तो रिपीट ही करेगा, और कहाँ से लाएगा नए क्वेश्चन वो बना के एग्जामिनर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, जो है क्वेश्चन नंबर, ये बेसिकली 1 क्वेश्चन है, बट ये ओरिजिनली 21 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट का। तो 21st क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए? तो ये भाई सत्रिय जो है नृत्य शैली थी, जिनके जो है योगदान में उन्हें जो है कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तो ऐसे पूछ लेगा जतिन गोस्वामी का संबंध किस जो है नृत्य शैली से है? ठीक है, तो इनका संबंध है सत्रिय जो है शैली से, नृत्य शैली से। ध्यान रखना है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 डैश, जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका जो है प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये राष्ट्रपति जी हैं। तो इनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, और जिसका प्रमुख होता है जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो उसके प्रमुख होते हैं। तो मंत्री परिषद जो सलाह देते हैं वो किस आर्टिकल में है? तो 74th आर्टिकल में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है 74 में, अनुच्छेद 74 में दे रखा है, जो है मंत्री परिषद जिसको हेड करेंगे प्रधानमंत्री, वो एड एंड एडवाइस टू दी प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री। ठीक है, वो एड एंड एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 3। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो ये 9 ट्रेनें थी जिन्हें हरी झंडी दिखा के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 24 सितंबर 2023 को जो है लॉन्च किया, मतलब हरी झंडी दिखाई, चलाया। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखें। तो ये 9 ट्रेनें थी जो पहली जो चली थी वंदे भारत की जो ट्रेनें थी। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों का समावेश है? तो ये मणिपुरी शैली है, जो है डांस की शैली है। ठीक है, तो मणिपुरी जो डांस है, क्लासिकल डांस है ये। तो इस शैली में देखिए तांडव और लास्य दोनों का समावेश है, दोनों हैं इसमें, तांडव और लास्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। तो वित्त मंत्रालय ने हाल ही में जो है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट डैश लॉन्च किया है। तो ये कब लॉन्च किया है? तो 2023 में लॉन्च किया है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 26, विलय नीति डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के गवर्नर जनरल डैश द्वारा तैयार की गई थी। तो डॉक्ट्रिन्स से आप याद रख सकते हैं डलहौजी, डी से डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, डी से डलहौजी। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही याद करा था भाई। जो है लॉर्ड डलहौजी, तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड जो है वेलेजली, ये सब्सिडरी अलायंस लेके आया था, सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली लेके आया था सब्सिडरी अलायंस, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27, डैश एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे भूमि, वहन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि, और इसका जो है इस्तेमाल वह ऋणदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण की भुगतान नहीं हो जाता। तो ये है समर्थक ऋणाधार, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। जो ये स्टेटमेंट दे रखी है इसी को बोलते हैं समर्थक ऋणाधार। जो है एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि, और इसका जो है इस्तेमाल वह ऋणदाता को गारंटी के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। यह भारतीय संविधान में उल्लिखित एक मौलिक कर्तव्य है भाई। ठीक है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये जो दिया गया है, संविधान का पालन करें, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, ये हमारी फंडामेंटल जो है ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य। अब मैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने हर क्लास में बता रखा है पर यहाँ भी बता देता हूँ क्योंकि कई बार आपको पता नहीं रहता है। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे भाई, इनको ऐड किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 का, उसमें ऐड किया गया था। और इस टाइम पे कितने जो है फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे? तो 10 जो है मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे, और 11वां जो ऐड किया गया था मौलिक कर्तव्य, 11th फंडामेंटल ड्यूटी, तो ये करी गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 में। और इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इतना आपको ध्यान रखना है। और किस कंट्री से हमने इंस्पायर होकर लिए हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो ये लिए हैं हमने यूएसएसआर से। एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये किस पार्ट में आते हैं और किस आर्टिकल के अंडर आते हैं? तो पार्ट ए बनाया था, पार्ट ए जो है फोर्थ ए, और किस आर्टिकल के अंडर आते हैं? तो आर्टिकल है 51A, 51A एक ही आर्टिकल है जिसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। ठीक है, और एक कमेटी और थी जिसकी रिकमेंडेशन पर ये बना था, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ऐड करी गई थी। तो इस कमेटी का नाम भी देख लेते हैं एक बार, क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं कमेटी का नाम क्या है। तो ये है स्वर्ण सिंह जो है कमेटी। ठीक है, और ये नॉन जस्टिसेबल है भाई। ठीक है, इनके वायलेशन पे कोई ऐसा वो नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते आप, लेकिन हाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन जस्टिसेबल आएगा, नॉन जस्टिसेबल, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो 11 की 11 याद होनी चाहिए, और बाई देखिए सीक्वेंस में याद होनी चाहिए आपको। ये बात आप ध्यान रखें बिल्कुल, क्योंकि सीक्वेंस में पूछ लेता है ABCDEFG ऐसे पूछ ला है वो कि कौन सी ड्यूटी है, या फिर आपको पहले वाला जो वर्ड है उसे हटा देगा। ठीक है, आदर्शों को हटा देगा, इसके बाद वाला दे देगा पूरी स्टेटमेंट, तो फिर पूछ लेगा अब यहाँ पे क्या आएगा। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, तो आपको याद होनी चाहिए 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, इतना आपको करना है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में। और ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत तो ये हैं पार्ट 4 में, इतना भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है को डैश में उनके योगदान के लिए जाना जाता है।
तो इनका कृषि और खाद्य उत्पादन में काफ़ी योगदान है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का। और इन्हें देखिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में इन्हें जाना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और ये नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। इनका योगदान काफ़ी था कृषि और खाद्य उत्पादन में। ठीक है, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो एम.एस. स्वामीनाथन जी थे, स्वामीनाथन, ठीक है, इनका योगदान था जो है भारत में जो हरित क्रांति आई थी उनमें इनका काफ़ी योगदान था, और इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें, कुछ लिखना है तो लिख भी लें। एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिला है अभी 2024 का, इतना भी आप ध्यान रखें भाई। 5 लोगों को मिला है भारत रत्न 2024 में, अभी 5 पर्सनैलिटीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 30 है, ये हमारा 10 नहीं है 30 है। आगा खां कप जो है का संबंध किस खेल से है? तो ये भाई हॉकी से है आगा खां कप। तो मैंने आपको पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें भी बताया था, मैंने हर क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि कप से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, एक ना एक क्वेश्चन पूछता है कप से रिलेटेड। तो आप कप को याद रखें कि किस जो कौन सा कप किस खेल से जो है एसोसिएटेड है। ये इतनी शिफ्ट में इतने सारे कप जो है रिपीट हो गए हैं, जब आप देखोगे क्लास को तो थोड़ा सा उन्हें लिख लें एक पेज पे बिल्कुल, कि आगा खां कप या जो सा भी कप है वो या ट्रॉफ़ी है, कोई ट्रॉफ़ी, कप, ठीक है, ठीक है, और कोई चैम्पियनशिप है, तो वो किस खेल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन पूछता है एसएससी। ये थीम है इसकी, तुम जो मैं बता रहा हूँ तो इसको याद रखें। बाकी जो है टर्म, कुछ मेन मेन जो गेम है, जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, चेस हो गया, ठीक है, और लॉन टेनिस हो गया, लॉन टेनिस, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो टर्म है ना, इंपॉर्टेंट टर्म, तो वो भी एक बार देख लें, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है ये मैंने आपको बता दिए, और इतने सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये जब आप क्लास लेंगे तो अगर आपको लगता है कि लिख लेना चाहिए तो एक पेज पे लिख लें भाई सारी टर्म, अगर आती है तो बीच बीच में कोई कप आता है, क्योंकि रिपीट करता ही है एसएससी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है 31वां क्वेश्चन है। तो भारत में बच्चों का जो है निर्भरता अनुपात डैश वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप है। तो ये देखिए 0 से 14 की जो है वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप है, जो बच्चों की निर्भरता जो है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये भाई सिक्किम है, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार है ये, तो भारत का जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन नंबर जो है 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, ठीक है, उन्होंने धारण की थी जो है विक्रमादित्य की उपाधि। शक थे उन्हें हरा दिया था पश्चिम में, ठीक है। इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये इधर जो इधर वाला गुजरात वाला एरिया इधर से, ठीक है, शकों को पराजित कर दिया था। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है 33। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के विश्व जो है प्रसिद्ध प्रख्यात बांसुरी वादक हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड, याद रख लें इसे, इंपॉर्टेंट भी है ये। जितना बार रिपीट होगा ना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ऐसे नहीं है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं है भाई, जितनी बार पूछा गया ना वो मान लो कि एसएससी पे मतलब उस पर कुर्बान है एसएससी, वो पूछेगी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को तो ज़रूर देखें जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, क्रिकेट में जो है गली स्थिति होती है, तो देख लिए पूछ लिया ना। देखो क्रिकेट में जो गली होती है डैश स्थिति होती है पॉइंट और जो है स्लिप के बीच की, तो इतना आपको ध्यान रखना है। जो जो टर्म है वो आपको याद रखनी है। तो क्रिकेट में फोकस है थोड़ा सा इस बार, चेस पे भी रह सकता है, चेस पे, क्योंकि भाई डीकू केश जो है, डीकू केश, ठीक है, वो वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं चेस के, चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उन्होंने भाई जो है अभी चेस के वर्ल्ड चैम्पियन बन गए हैं, वो सबसे कम उम्र के, ठीक है भाई।
18 साल के ही हैं शायद, वो सबसे कम उम्र के अभी वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं वो। तो उनकी इससे रिलेटेड, चेस से रिलेटेड जो कोई टर्म है वो याद रखें। बाकी क्रिकेट में गली की स्थिति क्या होती है, पॉइंट और स्लिप के बीच की। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है ये हमारा। तो निम्नलिखित में से किस तैराकी शैली में जो है तैराक पुल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करते हैं? तो ये बैक स्ट्रोक है भाई, जिसे बोलते हैं। 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, किसी और शिफ्ट में भी पूछा गया और शायद एमटीएस में भी एक बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो ट्यूलिप उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। ट्यूलिप जो उत्सव होता है, ठीक है, फेस्टिवल जो होता है ट्यूलिप, तो ये जम्मू कश्मीर से है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या कह रहा है, मई 2023 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये अजय बांगा हैं, जिन्हें वर्ल्ड बैंक के जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया है 2023 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी देखते हैं नया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 39, तो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का की डैश कहा जाता है? तो ये आवर्ती कहा जाता है भाई। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन की आवर्ती कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 40, विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इंग्लिश में दे रखा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम। विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फोकस इज ऑन जो है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ एंड इनोवेशन? तो ये क्वाटरनरी जो है सेक्टर्स में आते हैं, जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती हैं या इनोवेशन में जो पार्टिसिपेशन करते हैं। वाइट कॉलर जॉब है ये बिल्कुल। ठीक है भाई, इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आइडियाज़, इनोवेशंस जो होते हैं, वो किस सेक्टर में आती हैं? तो ये क्वाटरनरी जो है सेक्टर में आती हैं। प्राइमरी सेक्टर में जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है, लेबर जो होती है उसमें इंगेज। सेकेंडरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल कच्चा माल जो होता है, उसे जो है फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट जो है तैयार होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपने देखा होगा, जैसे जो है लेबर जो काम करती है इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं भाई। उन्हें किसी कोई ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ठीक है, ना उनका कोई पीएफ वगैरह कटता है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो डियर लर्नर्स, क्लास कैसी लग रही है आप ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। ये आपका काम है भाई, ठीक है, आपके लिए ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि नहीं तो फिर आप रह जाएंगे क्लासेस से। 3 क्लासेस और आएंगी बस इसके बाद। बाकी देखिए भाई, आपको ना पढ़ते रहना है और रिवाइज करते रहना है। अब तो आपके पास टाइम भी कम है, 4 फ़रवरी से स्टार्ट है, तो जिसका 25 फरवरी को होगा उसके थोड़े मज़े हैं, है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम रिवाइज करने के लिए मिल जाएगा। बाकी 4 फरवरी वालों के लिए तो अभी कम ही टाइम है, तो उन्हें कुछ नया नहीं पढ़ना है, नो न्यू। ठीक है, जो पुराना है, जो आपने पढ़ रखा है, वो ही पढ़ना है, उसे ही बार बार रिवाइज करना है। और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, अगर नया पढ़ने के पीछे भागोगे ना, तो चीज़ें याद रहने के चांस कम हैं, आपको कन्फ्यूजन एग्ज़ाम में ज़्यादा हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखें भाई, कन्फ्यूजन अगर दूर करना है तो रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज, यही मूल मंत्र है एग्ज़ाम पास करने का। ठीक है, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिर आपकी रीजनिंग हो, चाहे फिर आपकी जीएस हो, जितना कम पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू को जितना अच्छे से आप एनालिसिस करेंगे, थीम पकड़ेंगे, तो आपके मार्क्स जीएस में तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। मैथ्स भी प्रैक्टिस का गेम है, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग में तो मोस्टली बच्चों के आ ही जाते हैं, मैथ्स को आपको प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश को भी करना है, और देखिए जीएस में तो आपको करना ही है भाई। जीएस में तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, बस सिर्फ चीज़ें याद करनी है। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है वो, और क्या ही है, रिपीटेड थीम्स हैं इसकी। करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस कर लेना, और क्या ही है। तो चलिए, अब जो हमें अपना 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब देखते हैं अपना 41st क्वेश्चन। ठीक है डियर लर्नर्स, मज़ा आ रहा है? यस नो लिखें ज़रूर कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 के संबंध में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के खातों का जो है वार्षिक ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कैग के द्वारा। ठीक है भाई, जो है ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कैग के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग।
ठीक है, और इसके जो आर्टिकल हैं 148 से लेके और 151 तक हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। कैग जो है आर्टिकल अनुच्छेद, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर जो है 42, सितंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के में कचरे के खिलाफ जंग के लिए एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? तो बाना सिंह को जो है नामित किया गया, एम्बेसडर बने हैं जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ जंग के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 43। तो किसी देश की जो है अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है भाई संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना, जो संसाधन है रिसोर्सेज हैं उनका जो है एफिशिएंटली जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये जो है अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 44, हरित क्रांति जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले चरण में हाई यील्डिंग जो है वैरायटी बीजों का उपयोग मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ? जो ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो इंट्रोड्यूस करे थे उनका उपयोग करा गया था, तो किन राज्यों को लाभ हुआ था उस टाइम पे? तो देखिए पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पे इनको फ़ायदा हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अगर ये बात करें कि वो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किस एरिया में किया गया था, तो देखिए इसमें जो है पंजाब, हरियाणा और एक होता है वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करा गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन को। लेकिन अगर यहाँ पे पहले चरण में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के उपयोग की बात करें तो किन राज्यों को लाभ हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 45, 45वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो है तीन स्टेटमेंट दे रखी हैं हमारे पास, तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। पहली स्टेटमेंट है वह गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगाद्रो नियम का पालन करती है आदर्श गैस कहलाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, गे लुसाक के नियम जो है गे लुसाक के लॉज के अनुसार स्थिर जो है आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब और उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और सिलिकॉन आवर्त सारणी के वर्ग जो है 14 और आवर्त 3 में मौजूद होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है भाई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट रिपीट हो सकती हैं आपसे एग्ज़ाम में। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन रिपीट करता है यूपीएससी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर जो है 46, निम्नलिखित में से किसे जो है शास्त्रीय नृत्य के में उपयोग उनके योगदान के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थे टंकेश्वर, हजारिका और बयान। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इन्हें भाई शास्त्रीय नृत्य के लिए, शास्त्रीय पे फोकस है, शास्त्रीय नृत्य से जो जो भी एसोसिएटेड पर्सनालिटी हैं वो देख लें। तो टंकेश्वर, हजारिका, बोरबयान। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है ये। तो जलियांवाला बाग जो है नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या जो है अधिनियम के दौरान हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी? तो ये भाई है रोल्ट एक्ट 1999, 1919, अरे यार 1919 है ये, बस इतना ध्यान रखें, 1919। ठीक है, तो रोल्ट एक्ट आया था, इसमें जो है अंग्रेज़ों ने कहा था भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नो अपील, नो अपील, नो दलील, ओनली जेल फॉर 2 ईयर। जितनी भी पर्सनैलिटी थी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, सबको जेल में डाल दिया था रोल्ट एक्ट में। तो उसके एवज में यहाँ पे भाई जलियांवाला बाग में जो है वो चल रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था 1919 में। तो फिर यहाँ पे भाई जनरल डायर ने आके गोलियाँ चला दी और बहुत सारे लोगों को मार दिया। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये नहीं था जो है मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी नहीं था, तो ये आया था 1920 में, 1919 में ही आया था ये भी, मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड। और एक मोरले मिंटो था, मोरले मिंटो, तो ये आया था 1909 में। साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में या 26 में? 1928 में। आप एक बार इसको बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कब आया था। ठीक है भाई, तो ये रोल्ट एक्ट के बारे में बात कर रहा है जो 1919 में आया था।
क्वेश्चन नंबर 48 है भाई, तीरंदाजी लक्ष्य पर और जो है एक्स रिंग डैश आंतरिक रिंग होती है। तो ये भाई जो है 10वीं रिंग होती है, 10वीं रिंग होती है जो आंतरिक रिंग होती है, जो उसमें जो ऐसे बना होता है ना, ऐसे ऐसे जो लक्ष्य होता है। तो एक्स रिंग जो होती है, जो है आंतरिक जो रिंग होती है, वो 10वीं रिंग होती है। ठीक है। सॉरी गाइस, तबीयत ख़राब है, बट लेक्चर लाना ज़रूरी है आपके लिए, एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, तो कुछ भी हो जाए हम लेक्चर को नहीं छोड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज़ के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? तो देखिए, ये चुने जाते हैं निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये जो राज्यसभा के जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो यूनियन टेरिटरी के में प्रधान जो प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है भाई, इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं क्या कह रहा है। व्यापक आधार और संकीर्ण शीर्ष वाला जो है भारत का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है? तो ये विस्तृत जो है एक्सपेंसिव जो है उसे दर्शाता है। ठीक है भाई, ये एक्सपेंसिव जो है विस्तृत जो है जनसंख्या संरचना को दर्शाता है, ये जो है व्यापक आधार और संकीर्ण शीर्ष वाला भारत का जनसंख्या पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 जो है भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो सही कथन यहाँ पे आपको ज़रूर देखना है, नीचे अगर कोई स्टेटमेंट दे रखी है तो ये ज़रूर पढ़ना है आपको, नीचे वाला नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं कई बार। ठीक है, तब जाके स्टेटमेंट पढ़ें दोनों, पहले ये देखें ऊपर क्या लिख रहा है, फिर सबसे लास्ट लाइन में देखें ये क्या लिख रहा है। ठीक है, क्या पूछा है इन्होंने। तो जो पहली स्टेटमेंट है, भारत में हरित क्रांति काफ़ी हद तक गेहूं क्रांति है, क्योंकि 1967-68 में और 2003-4 के बीच गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, जबकि कुल अनाज के उत्पादन में केवल 2 गुना वृद्धि हुई है। तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी देख लेते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, जो क्वेश्चन नंबर 51 है। 52 क्वेश्चन पे आते हैं अब अपना। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय स्टेडियम हॉकी के मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है कलिंगा स्टेडियम, उड़ीसा में है। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है 53। तो उस्ताद बिंदा खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी से है, आपको ध्यान रखना है। पर्सनैलिटी और जो है उससे एसोसिएटेड जो है वाद्य यंत्र। ठीक है, सितार जो है पंडित रविशंकर, ये भी काफ़ी फेमस है और काफ़ी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो उस्ताद बिंदा खान का संबंध है सारंगी से। क्वेश्चन नंबर जो है 54 देख लेते हैं हम, क्या है 54वां। तो लिंग अनुपात का जो है उपयोग प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो 1000 जो है पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो लिंग अनुपात सेक्स रेशियो जिसे हम निकालते हैं। तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, वो उससे ही सेक्स रेशियो हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 55 देख लेते हैं। भारत में लोह युग डैश काल से जुड़ा है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। तो ये वैदिक के बारे में बात कर रहा है, वैदिक काल से जुड़ा हुआ है लोह युग, जो 1500 ईसा पूर्व से जो है 500 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में जो है ये सॉरी गाइस, तो लेटर वैदिक पीरियड में ही जो है लोह युग आया था, जो है हमें आयरन के बारे में थोड़ी जानकारी हुई थी, आयरन मिला था। तो वैसे ये कंप्लीट पूछ रहा है, वैदिक एज जो चला था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। तो इसमें क्या है, बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट जो नेट पर क्षैतिज उड़ान भरता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो डाइव बोलते हैं उसे, डाइव। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। ठीक है, गेम आ रहा है और उससे एसोसिएटेड कोई टर्म आ रही है तो उसे फटाफट लिख लें एक पेज पे, ताकि आपके लास्ट टाइम में रिवीजन हो सके एग्जाम से पहले एक दिन। ठीक है, ड्राइव बोलते हैं इसे, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो,
किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 पेश किया? तो ये असम ने किया था भाई। ठीक है, गरीबी उन्मूलन के लिए उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 58। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के डैश में निहित है? तो किस भाग में है? तो भाग 3 में है, जो है मौलिक अधिकार। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। और भाग 9 में है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़, ये सब भाग 9 में ही है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर जो है 59। भारत में डैश किसी भी जो है केंद्र शासित प्रदेश, भारत में डैश किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण और उसे भंग कर सकता है? कौन केंद्र शासित प्रदेश कर सकती है? केंद्र सरकार उसे कर सकती है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो उसे भंग कर सकती है। ठीक है, भारत में किस जो है केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश और जिसकी शक्तियाँ जो है राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो तो उसे उसका निर्माण और भंग कर सकती है, जो है केंद्रीय गवर्नमेंट, जो है यूनियन गवर्नमेंट जो होती हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारा 60। तो ये 60 है, तो देख लेते हैं अब। माथो जो है नागरांग जो है का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये लद्दाख से है भाई, माथो नागरांग का संबंध। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं डियर जो है लर्नर्स। तो अब आप बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है? सही लग रही है? मज़ा आ रहा है PYQ करने में? पढ़ते रहिए भैया आप। तो अब हमारे 40 क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें और देख लेते हैं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 61। तो 61वां क्वेश्चन है ये। तो भारतीय संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक डैश का निर्माण करना है? तो कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। तो ये उनका एक जो है उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य बनाना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उद्देश्य है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं क्या कह रहा है। पारंपरिक नृत्य शैली सत्रिय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय राज्य जाना जाता है? तो असम में होता है जो सतरिया डांस होता है, सतरिया। ठीक है, सतरिया डांस। तो सतरिया डांस भी एक क्लासिकल डांस है, सतरिया डांस। ठीक है, सतरिया है ये क्लासिकल डांस है ये भी, और असम का है ये, इतना आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा का ओडिसी है और वेस्ट बंगाल में छऊ डांस होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो सतरिया डांस जो होता है ये असम में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। सितंबर 2023 में से जो है सितंबर 2023 से KN जो है शांत कुमार को किस जो है संस्था का अध्यक्ष चुना गया? तो ये भाई PTI का जो है अध्यक्ष बनाया गया है इन्हें, KN शांत कुमार को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 64वां। तो भारतीय जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है लोकसभा सांसद का निचला सदन है? तो 79 के अनुसार। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का एक निचला सदन है? तो आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 65। तो भारत में 1927 में जो है नियुक्त साइमन कमीशन की जो है आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? तो 1927 में आया था जो है साइमन कमीशन। ठीक है, तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जो है इसकी आलोचना की गई थी। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो 2023 में भारतीय नागरिक जो है सुरक्षा जो है संहिता विधेयक 2023 डैश मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? तो ये भाई गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है, जो सुरक्षा संहिता आया है, नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 जो आया है। ठीक है, गृह मंत्रालय 2023 में। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा। कर्नाटक सरकार हर हाल जो है डैश उत्सव का आयोजन करती है जिसमें जो है नृत्य, नाटक, संगीत का शानदार प्रदर्शन होता है, और यह विजयनगर के पास स्थित गांव में
सैकड़ों साल पुराने जो है चट्टानों और खंडरों के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये हम्पी नृत्य है जो कि कर्नाटक में होता है। यही फेमस जो है नृत्य है हम्पी का जो है कर्नाटक का, तो आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे फेमस ये है, ये कर्नाटक में हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 68। श्रीलंका जो है भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जो डैश और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। तो पाक स्ट्रेट है, पाक जल डमरू बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये इससे कनेक्ट है जो है श्रीलंका भारत से। और मन्नार की खाड़ी ऊपर की तरफ है, और जो है मन्नार की खाड़ी ऐसे होता है, देखो भाई ये है। तो यहाँ है मन्नार की खाड़ी और यहाँ है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है जो संकीर्ण चैनल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 69। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रमुख दृष्टिकोण में से एक नहीं है। तो आयात पर प्रतिबंध ये इनके दृष्टिकोण में से एक नहीं है। नहीं पूछा है भाई, कभी आप क्वेश्चन नहीं पढ़ो पूरा, तो क्वेश्चन को आपको कंप्लीट पढ़ना है, तब जाके ही आपका जो है आंसर सही हो पाएगा, नहीं तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो निम्नलिखित में से किस कलाकार को मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। तो गोपिका वर्मा को। मोहिनीअट्टम डांस है, मोहिनीअट्टम केरला का है, केरला। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो गोपिका वर्मा का संबंध है मोहिनीअट्टम से और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 71। तो पक जो है का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो जो जो टर्म आ रही हैं वो लिख लें भैया आप। तो ये आइस हॉकी में किया जाता है। रिपीट होने के चांसेस हैं इन सब के जो टर्म है। ठीक है, एक पेज में लिख लें, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम में हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, और फिर सोचेंगे अगर लिख लेता तो, और वहीं आपका सिलेक्शन रुक सकता है। ठीक है भाई, तो पक जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये आइस हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 72। तो किस शहर में इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 की जो है मेज़बानी की, जिसे भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था ये इंटर कॉन्टिनेंटल कप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73। भारत में जनसंख्या जो है जनगणना पॉपुलेशन सेंसस डैश की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है। तो ये 10 वर्ष में आयोजित की जाती है जो है पॉपुलेशन सेंसस। 2011 वाला जो सेंसस था वो 15वां सेंसस था। ठीक है, जनगणना सेंसस जो है जनगणना जो जनसंख्या जनगणना हुई थी 15वीं थी, वो जो है 11 जो है 2011 में जो हुई थी वो 15वीं जो है जनसंख्या जनगणना थी। और 2021 में जो होने वाली थी वो उसे पोस्टपोन कर दिया था 2024-25 के लिए, क्योंकि भाई कोविड चल रहा था उस टाइम पे। तो ये 10 साल में होती है, हर 10 साल में। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है। तो अमजद अली खान डैश के संगीत व्याख्याता हैं। तो ये सरोद के जो है व्याख्याता हैं। ये अमजद अली खान का संबंध है सरोद से, इतना आपको ध्यान रखें। और सितार का है पंडित रविशंकर, रविशंकर। और बांसुरी से है हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 जो है 1 अगस्त 2023 को जो है 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है। तो नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है भाई, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 76। वस्तु एवं सेवा जो कर है जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो सही कौन सा है ये पूछ रहा है आपसे। पहले नीचे देखना है, नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है, तो सही पूछ रहा है। तो ये इसमें देखिए 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, सही है ये। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी निर्माता सेवा जो है प्रदायकों से उपभोक्ताओं को सीधे ही वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करने पर लगाया गया एक एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स है ये भी। यह गंतव्य आधारित उपयोग कर डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टेस्ट जो है टैक्स है, जिसमें पूर्ति श्रृंखला में आगत पर जमा इम्प्यूट जो है टैक्स क्रेडिट की सुविधा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आपसे रिपीटिशन में पूछ सकता है ये स्टेटमेंट, तो आप याद रख लें भाई। ठीक है, ए और बी। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 77 है भाई हमारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म बीसीसीआई द्वारा संचालित क्रिकेट टूर्नामेंट और उसमें खेले जाने वाले क्रिकेट के प्रकार का सही युग्म है। तो देखिए पूछ ली ना ट्रॉफी, मैं आपसे कह रहा था मैच द फॉलोइंग में, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में पूछ लिया। तो अब देखिए, तो पहला वाला देख लेते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी, सूची है मैच, लिस्ट अ मैच। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई ये गायब है, क्या है यहाँ पे, तो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी T20 मैच से होती है। तो विजय हजारे ट्रॉफ़ी आप एक बार सर्च करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में किससे एसोसिएटेड है। दोनों सही हैं, ये यहाँ पे गायब है, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो विजय हजारे ट्रॉफ़ी कौन सी है, किससे एसोसिएटेड है, तो चलिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई। जो विजय हजारे ट्रॉफ़ी है वो किस खेल में दी जाती है। बाकी हम यहाँ पे देख लेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो है किस खेल से एसोसिएटेड है। तो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी T20 मैच से है, और इसमें विजय हजारे ट्रॉफ़ी भी किससे एसोसिएटेड है, तो ये आपको बताना है। ये भी क्रिकेट से ही एसोसिएटेड है भाई, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफ़ी जो है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हमारा क्या है, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफ़ी भी ओडीआई से एसोसिएटेड है, ओडीआई, ठीक है। और एक बार आप सर्च करना ज़रूर से और फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। तो ये है हमारा 78 क्वेश्चन। तो व्यापार और जो है उद्योग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के संबंध में DPIIT का पूर्ण रूप क्या है। तो ये है भाई डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म पे आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म पूछ रहा है भाई यू जो है SSC। इस एग्ज़ाम में तो कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया है GD वाले में, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब है हमारा 79th क्वेश्चन। तो उद्योग जो विद्युत आवेश की जो है गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और जिसे विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप डैश उत्पन्न होता है। तो चुंबकत्व, ठीक है, उत्पन्न होता है इससे चुंबकत्व, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है ये हमारा। तो लोह युग का सबसे जो है आम उपकरण डैश था, जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो ये कुल्हाड़ी जो है एक जो है आम उपकरण था लोह युग का। तो यहाँ पे हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं डियर लर्नर्स, ठीक है भाई। तो आप पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए PYQ को, ठीक है। और ये हमारी 7th क्लास है, 6 क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लें। पुराने लर्नर्स को पता है, जो हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं मैं उन्हें बता रहा हूँ। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी का मौका मिलेगा PYQ का, ठीक है। मैंने सारे करवा रखे हैं, CGL का, CHSL का और जो है MTS का। अभी देखिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसका, रेलवे रेलवे ग्रुप D का जो है ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो इसके भी जो PYQ होंगे मैं सारे करवा दूंगा। PYQ के आप टेंशन ना लें, GK GS के PYQ तो, और GK GS देखिए सारे एग्जाम में सेम ही रहती है। तो आप जितना PYQ की प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्वेश्चंस भी याद रहेंगे, ठीक है। पता भी चल जाएगा आपको कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको सारी सीरीज़ देखनी है तो चैनल पर सभी कुछ डला हुआ है, मेरी सारी क्लासेस यहीं पे आएंगी आने वाली क्लासेस। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट में यस नो लिखें, सर मज़ा आ रहा है, कैसी लगी क्लास, ये सब, और जो मैं पूछता हूँ वो भी ज़रूर लिखें। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ये है हमारा 81st क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो निःशुल्क कानूनी सहायता 39A, और ये फंडामेंट जो उसमें आता है ये DPSP में, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 39A आर्टिकल। तो निःशुल्क जो है फ्री जो है लीगल एडवाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, 39A में। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, देखो, जनवरी 2023 में नए DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये विक्रम देव जो है दत्त को किया गया है, DGCA के नए प्रमुख बने हैं ये जनवरी 2023 में।
ये है 83, क्वेश्चन नंबर 83। तो भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे? तो ये थे MS स्वामीनाथन। ये देखिए, इससे पहले शिफ्ट में मैंने बता रखा है इसी क्लास में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक थे तो वो थे MS स्वामीनाथन, और इन्हें भारत रत्न भी मिला है 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आवर्त सारणी के P ब्लॉक का एक तत्व नहीं है? तो ये मैग्नीशियम जो है ये नहीं है। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। P ब्लॉक का जो है एलिमेंट नहीं है ये, तत्व मतलब एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। तो डैश बजट से भारत में जो है बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई। तो 1900 जो है 97-98 से बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की जो प्रथा है वो बंद कर दी गई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 86। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय जो है शहर का संबंध जो है संगम साहित्य से है? तो ये मदुरई शहर का संबंध है जो है संगम साहित्य से। संगम लिटरेचर जो था, संगम लिटरेचर, जिसमें पांड्याज, चेराज और एक और थे चोलाज। ठीक है, ये संगम लिटरेचर से एसोसिएटेड है, साउथ इंडिया में था ये। ठीक है, मदुरई। तो इसके बारे में ही है, संगम जो है एज 3rd BC से लेके और 6 AD तक रहा था ये। 1st AD के बाद इनका जो है काफ़ी डोमिनेंस था इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 87। जो है अम्बुबाची मेला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये असम में होता है भाई अम्बुबाची मेला, ध्यान रखें इस बात का आप। ये पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88। यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद जो है बॉल वाइड न होते हुए स्ट्राइकर के बल्ले या व्यक्ति को छुए बिना पार कर जाती है तो उस डाली गई गेंद डिलीवरी से बल्लेबाज द्वारा पूरा किया गया कोई भी रन या बाउंड्री लगाना डैश के रूप में जमा किया जाएगा, क्रेडिट के रूप में, 22 के रूप में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 89 क्वेश्चन। तो भारत के जो है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष और डैश होते हैं, 4 सदस्य होते हैं भारत का जो वित्त आयोग है। ठीक है, फाइनेंस जो कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन जो बनता है। ठीक है, और इसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं, और 4 जो है इसके सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। तो इसको देखिए किस आर्टिकल में, तो 280 आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। ठीक है, वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य वित्त आयोग के। 5 साल में जो है एक बार बनाया जाता है ये वित्त आयोग, 5 साल के लिए। आर्टिकल 280 में है। तो क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जो है द्वीप स्थित है? तो ये देखिए कच्छतीवु आइलैंड जो है स्थित है। ये न्यूज़ में था काफ़ी, इसलिए एग्जाम में पूछ लिया है। तो कच्छतीवु जो है आइलैंड है वो दोनों के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जो है जनसंख्या सबसे कम है? तो वो है जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 92। किस तिथि को मेजर ध्यानचंद का दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त है, जिसे जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन ही मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93। तो शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस जो है संगीत वाद्य यंत्र से है? तो ये सारंगी से इनका संबंध है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, याद रखना है, आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य बैगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो बैगा नृत्य में किसको मिला? तो अर्जुन सिंह धुर्वे को मिला था। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है बैगा नृत्य के लिए। तो बैगा से संबंधित है अर्जुन सिंह धुर्वे, इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ऐसे घुमा फिरा के पूछता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 95। तो डैश नाटकों में जो है अभिनेता पात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से अवाक होता है और कहानी और चेहरे के भाव और हाथ के इशारों की शब्दावली का उपयोग करके अभिनीत किया जाता है? तो कथकली में ऐसा होता है। ठीक है, और ये क्लासिकल डांस है और केरला का।
ठीक है, मणिपुरी है मणिपुर का, ओडिसी है उड़ीसा का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। ठीक है भाई, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कथकली में क्या परफॉर्मेंसेज होती हैं और कैसे होती हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 96। तो निम्नलिखित में से 2023 के पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए जिन्होंने विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो ये है सोमनाहल्ली मल्लैया कृष्णन। आपको इनका नाम ध्यान रखना है। खैर अब तो करंट अफेयर्स का नहीं आएगा ये क्वेश्चन। सोमनाहल्ली मल्लैया कृष्णा, अब तो 2024 के आ गए ना, तो उनको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। पद्म विभूषण, भारत रत्न याद रखें 2024 के, पद्म विभूषण और पद्म जो है भूषण, इनके बारे में ज़्यादा याद रखें, पहले जो ऊपर के 3 है। ठीक है, पद्मश्री में भाई 110 लोगों को मिला है, तो वहाँ पे तो आपको इंपॉर्टेंट छांटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। तो निम्नलिखित में से छठी जो है पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सी थी। तो 1980 से लेके 1985 तक थी जो है छठी जो है पंचवर्षीय योजना आई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से 1956 में। ठीक है भाई। और प्लानिंग कमीशन जो बना था, योजना आयोग, ये भी पूछ लेता है, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन आयोग, ये बना था 1950 में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 98। तो है ये है राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता योजना 2019 को डैश के माध्यम से संशोधित किया गया। तो ये देखिए, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता संशोधन 2023। ठीक है, तो ये योजना आई थी, देखो राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता योजना 2019 को, और जो है संशोधित किया गया 2023 में, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता संशोधन 2023। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 99। तो निम्नलिखित में से खेल एवं खेल से जुड़ी शख्सियत का कौन सा युग्म सही है। तो ये आपको बताना है। तो सैफ अली वर्मा क्रिकेट से हैं, सुशील कुमार कुश्ती से हैं, दोनों सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन है भाई कंप्लीट। तो स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार जो है संघ के संस्थापक थे। तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो यहाँ पे डियर लर्नर्स हमारे जो है 100 क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना 1975 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे देखिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको कैसे लगे क्वेश्चंस, मज़ा आ रहा है। PYQ का आप रिवीजन करते रहिए। बाकी 5-6 क्लासेज आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको 6 के 6 क्लासेज का, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है। अगर आप CGL वगैरह का देना चाहते हैं 2025 का अटैम्प्ट, तो मैंने 2024 के कंप्लीट करवा रखे हैं PYQ, आप देख सकते हैं। मैंने जो है वो चैनल पे डाल रखे हैं। MTS के करने हैं 2024 वाले, तो वो भी डाल रखे हैं। CHSL के करने हैं तो वो भी डाल रखे हैं। तो सारे PYQ आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा अभी सबकी, तो आपको जाके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप सीक्वेंस में लेक्चर देख सकें। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए भाई। अब आपके पास बहुत कम टाइम है, 4 फेब से आपका एग्ज़ाम है GD का। ठीक है। बाकी ये GA के GS तो सभी एग्ज़ाम्स में काम आती है, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो तो सभी में काम आएगी। ठीक है। और मैंने बिल्कुल वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कि किस तरह की थीम्स जो है SSC पूछ रहा है। SSC की फिक्स थीम है, वो आपको PYQ के माध्यम से ही पता चलेगा। जितना आप PYQ की प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे, तो आपको जो है आप रिफ़ाइन कर पाएंगे कंटेंट को। ठीक है, रिफ़ाइन मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, कम टाइम में, और ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी, क्योंकि आप वही पढ़ोगे जो इम्पोर्टेंट है, जो है SSC पूछता है। पढ़ने को तो हम बहुत सारा पढ़ सकते हैं, ज्ञान तो हम बहुत सारा ले सकते हैं, लेकिन मेन काम है हमें एग्ज़ाम पास करना। हमारा मेन मोटो एग्ज़ाम पास करना है भाई। ठीक है, हमने देखा, तुरंत से टिक किया और आंसर सही हो गया। ठीक है, 20 क्वेश्चन में आपकी यहाँ पे नॉलेज टेस्ट नहीं की जा रही है, यहाँ पे आपसे देखा जा रहा है कि आप कितनी जल्दी हैंडल कर लेते हैं। फैक्चुअली नॉलेज है ये पूरी, फैक्चुअल। ठीक है, आपको याद ही करनी है मोस्टली चीज़ें, जो समझाने की वो मैं समझा देता हूँ। बाकी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप देखिए मेरी SSC की जो सीरीज़ है, MTS की सीरीज़ है, या CHSL की जो सीरीज़ है। ठीक है भाई। बाकी आप आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो क्लासेस हैं वो आपको तुरंत मिल जाए, उनका नोटिफिकेशन। बेल आइकन को भी दबा लेना भाई, और चैनल को लाइक करें अगर क्लास पसंद आ रही है तो। ठीक है। बाकी नए बच्चों से मैं कहूँगा, आप देखिए क्लासेस को कंप्लीट लीजिए। एक क्लास को देख के आपको ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, आप पूरी जितनी भी सीरीज़ की 2 से 3 क्लासेस और बची हैं उन्हें भी देखें। तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद 2-3 क्लासेस और आएंगी, ख़त्म है फिर ये 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। ठीक है भाई।
तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।